हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी और मैं मयंक तोमर आपका सभी का स्वागत करता हूँ मार्स एकेडमी पर। और जैसे कि अब हमने हिंदी स्टार्ट कर ही दी है, बीड़ा उठाया है पूरा का पूरा और इसको हम पूरा करके ही मानेंगे। कल हमने हिंदी भाषा का ज्ञान पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उम्मीद करता हूँ अगर आपने वे रिवाइज़ किए होंगे, अब अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको वहाँ से 100% क्वेश्चन मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे होंगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और आपका रेस्पॉन्स देखा, बड़ा अच्छा लगा यार, है ना। तो कमेंट भी कर दिया करो एक बार, जितने लोग देखते हैं। और दूसरी बात भाई एक और है कि हमें लगभग 60% लोग नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब कर लो, है ना। आपका भी कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। कंटेंट हम बहुत अच्छा देने वाले हैं कि आप कहोगे हाँ मयंक सर ने बहुत कुछ पढ़ाया है। चलिए, उस संदर्भ में आज हम स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। यहाँ से मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए वर्णमाला और विराम चिन्ह से। तो आज स्टार्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला होता क्या है। जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं ऐसे लगाकर अज्ञा तक, ए आ ई उ री, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे वर्ण हैं। ये क्या हमारे क्या है, वर्ण। और जब हम इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा देंगे, केवल एक वर्ड यूज किया हमने, क्या, व्यवस्थित क्रम। अगर इन वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में लगा देंगे तो हमारे क्या कहलाएगी, वर्णमाला। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला वो होती है जहां पर हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम से लगाएंगे, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्ण होता क्या है। वर्ण दो तरीके से हम वर्ण को एक डिफाइन कर सकते हैं। वर्ण एक ध्वनि है, जैसे मैंने कहा ए आ, ये क्या ध्वनि है। अगर हम इसका मौखिक रूप देखें, जिसको हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ध्वनि है। और अगर हम इसको लिख देंगे, अगर हम इसको लिख देंगे तो लिखने के बाद ये हमने लिखा यहाँ पर कै, या हमने लिखा ए, तो ये इसका लिखित रूप होगा। तो वर्ण क्या होगा, वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी वर्ण है, ठीक है ना। इसमें 2 ऑप्शन मैंने बताऊंगा आपको मैं, क्या क्या है भाई। पहली बात तो ये है, अगर हमने उसको बोला है तो वो उसकी क्या होगी, वो होगी उसकी मौखिक इकाई। और अगर हमने उसको लिख दिया है तो वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी। तो वर्ण ही ध्वनि है, बोल दिया, आवाज निकाली, ध्वनि हो गया, उसी को लिख दिया, क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट है ईशा, वो बना रही है, उसका सारा क्रेडिट भाई उसी को जाता है कंप्लीट। और आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो एक लाइक वाला बटन और एक आपका शेयर वाला बटन आप जरूर देखें, ठीक है। चलो, वर्णमाला, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, आपका वर्णमाला कहलाता है। चलेंगे, तो वर्ण या अक्षर क्या होता है, जिसको हम उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मैडम एक बार देखना कि इसको ऊपर तक लाइट ना आ रही हो ना। चलिए, वर्ण क्या होता है या अक्षर। वर्ण ही क्या होता है, अक्षर होता है, जिसको तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। अगर हम बात करते हैं मौखिक इकाई की तो वहां पर क्या आएगा, ध्वनि आएगा। अगर हम लिखित इकाई की बात करेंगे तो वर्ण आएगा। इन दोनों में से ये जो आपको ध्वनि और आपका वर्ण है, कभी ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इसमें से कभी ध्वनि मिल जाएगा, कभी वर्ण मिल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसी को लिखाएंगे। लेकिन अगर लिखित वर्ड लगा दे, लिखित इकाई कौन सी होती है, तो आपकी वर्ण होगी, मौखिक इकाई आपकी क्या होगी, ध्वनि होगी। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करेंगे तो वो क्या होती है, आपकी शब्द होता है। क्योंकि शब्द आपके क्या होते हैं, शब्द आपके मिलके बनते हैं वर्णों से। क्या मिलते हैं, वर्णों से मिलके क्या बनते हैं, शब्द। जैसे कमल, कै मैं और ले, कै मैं ले क्या है, वर्ण है, क्या है, वर्ण है। तो इसको जोड़ देंगे तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई बन जाएगी, शब्द। चलेंगे आगे, बात करेंगे हम वर्णों के भेद की। तो वर्ण जो हैं ये 2 तरीके से बांटे गए हैं प्यारे बच्चे। कैसे कैसे, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन की हम परिभाषा पढ़ेंगे तो स्वर वे होते हैं जिसको बोलने के लिए, जिसको उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनके बिना हिंदी में कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बिना हिंदी भाषा में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करेंगे व्यंजनों की, तो व्यंजन पूर्ण रूप से किसके ऊपर होते हैं, किसके ऊपर निर्भर होते हैं, स्वरों के ऊपर। बगैर स्वरों की सहायता से व्यंजन नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे स्वर की परिभाषा की। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने स्वरों की, तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि ये अस्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनको व्यंजन को लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने देखा यहां पर ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये सब क्या हैं, आपके स्वर हैं, ठीक है ना।
ये अंग और अ, अगर इन दोनों की बात करेंगे अंग और अहा की, इनको अयोगवाह कहा जाता है। लेकिन अगर हम इन अयोगवाह को भी हम बात करें अलग की, तो अंग के अंगूर, हिंदी भाषा में अंग के अंगूर बोलते हैं। तो जहां पर अंग की बिंदी लग गई तो उसको बोलते हैं अनुस्वार, उसको बोलते हैं क्या, अनुस्वार। और अगर विसर्ग लग गया, ए के आगे लग गया डैश, उसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह। उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो अनुस्वार आपके दो तरीके से बनेगा, अंग की बिंदी वाला अनुस्वार जिसके लास्ट में विसर्ग बन गया उसको बोलेंगे विसर्ग, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो रूप होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, अयोगवाह। आज इसको बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे रस स्टार्ट, तो रस में आपको और छंद में, इन दोनों चैप्टर में आपको जो हम छंद की बात करेंगे स्पेशली, वहां पे आपको मात्रा निकालनी पड़ेगी, तो वहां पे आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो तो आप कभी छंद नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखिएगा। कै की बात करेंगे तो कै हम बोल रहे हैं कै ए, तो आपको बाद में फील होगा कि हम ए की बात करें, कै, तो कै प्लस ए, तो ये हलंत लगा हुआ है, इस हलंत का मतलब है ये आधा है। इसके बाद ए मिलके पूरा बनाया कै, जैसे चे ए, तो चे आधा हलंत है, हलंत के बाद क्या आया, ए आया। तो बेसिकली हमने बताया स्वर अपने आप से बोले जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और जबकि व्यंजन को बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, अस्वतंत्र होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम आगे, जो हमारे पास स्वर होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है। इनकी कुल संख्या 11 होती है। कुछ व्यक्ति बताते हैं बोलने के आधार पर 10 होती है, लेकिन उनका एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में पूछेगा स्वर की संख्या कितनी होती है, भैया स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। हम बकवासबाजी कर सकते हैं, लिखने के आधार पर 11 हो सकती है, बोलने के आधार पर 10 होती है, 10 में हम री को हटा देते हैं, वो साहित्यकार बनेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। कौन कौन से 11 हैं भैया, आओ देखते हैं एक बार। ये रहा, कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ये रहा ए, ये रहा आ, फिर रहा ई, फिर रहा ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। देखना कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो आपके कौन थे, अनुस्वर, अंग, अंगूर और आ, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं को बेसिक रूप से स्वरों की संख्या माना गया है, कितनी, 11, ठीक है ना। तो ये 11 हो गए। अब इन स्वरों को हमने बांटा है अलग अलग कैटेगरी में। स्वर को कितने तरीके से बांटा गया है, स्वर बांटे गए हैं बेटा 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिसको बोलते हैं हम हर्ष स्वर। एक वे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और एक वे स्वर, हालांकि होते नहीं है ये, जिनको बोलने में स्वर से भी अधिक या 3 गुना समय लगता है, उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो हम कह सकते हैं हर्ष स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री। आप बोलो देखो, ए, ई, उ, री, ये 4 पूछा जाएगा। बताइए हर स्वर की संख्या कुल कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, ए, ई, उ, री। अगर हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं बेटा, 7, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ठीक है ना, ए, आई, ओ, औ। तो ये 4 शब्द हो गए जिनको बोलने में अधिक समय लगता है या हर स्वर से दुगुना समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7। ये नंबर ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना, घोट के पे जाना, इस बार वर्दी तैयार चाहिए, ठीक है ना। अब प्लुत स्वर की बात करेंगे तो प्लुत स्वर में क्या होता है, जो आपकी हर स्वर होता है, जितना बोलने में उसको समय लगता है, उसका 3 गुना समय आपको बोलने में लगेगा। और इसके लिए कोई स्वर ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने बोला राम, है ना, गांव में रहते हैं, खेत में हाक मारते हैं, अरे रामफल इधर आ जा, तो आप जो वर्डों को खींच रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्लुत स्वर। हम बोलते हैं ना ओम, ठीक है ना। तो शब्दों को खींचना ही क्या कहलाता है, आपका प्लुत स्वर कहलाता है। तो यानी कि हमने बताया स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, जिसमें आपके हर्ष स्वर आए, आपके दीर्घ स्वर आए, आपके प्लुत स्वर आए। आपके पास हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4, ए, ई, उ और री। आपके पास दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। चलेंगे आगे नेक्स्ट की ओर। अब इसमें अगर हम देखेंगे बेटा आगे, तो हमारे पास जो ये स्वर की संख्या थी, तो ये हमारे पास 7 + 4 कितने होंगे, 11। और अगर हम देखेंगे 2 अलग छोड़ेंगे जब हम पूरी वर्णमाला पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला में हमारे पास कुल जो अक्षर वर्ण होते हैं कितने होते हैं, 52। तो 52 में से एक तरीके से मैंने बात कर ली आपकी 11 स्वरों की और 2 अनुस्वार की, है ना, 2 अनुस्वार की। तो 11 + 2 की हमने बात कर ली 13। लेकिन अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी स्वरों को हमें और बांटना पड़ेगा। कहीं हमें बोलने के आधार पर बांटना पड़ेगा, कहीं हमें जो होठ हैं, ओष्ठ हैं, ओष्ठों के आधार पर बांटना पड़ेगा, कहीं पर मुंह खुलने के आधार पर बांटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ संधि स्वर वे होते हैं जो आपस में मिलने के बाद बनते हैं। जैसे
दीर्घ संधि, ये ए प्लस ए मिलके बनते हैं प्यारे बच्चे आ, इनको सजातीय भी बोलते हैं, सजातीय एक ही जाति वाले, जैसे ई प्लस ई मिलके बनता है ई, तो ये है दीर्घ संधि स्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा, इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं? जो आपस में मिलके बनाते हैं, इनको सजातीय भी बोला जाता है। ऊ प्लस ऊ मिलके बनेगा ऊ, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके दीर्घ संधि स्वर कहलाते हैं। तो ये ही है। अच्छा, 3 ये हो गए, 1 मिनट रुक जाइए। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। किसकी? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होंगे? जो स्वर आपस में मिलके बनेंगे संयुक्त रूप से, वही तो कहलाएंगे। जैसे इसमें हमारे पास इनकी कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे? 4 होती है। सबसे पहला संयुक्त स्वर आता है ए, फिर आता है आई, फिर आता है ओ, और मेरे बच्चे लास्ट में आता है औ। क्या आता है मेरे बच्चे? ओ। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में जैसे ए प्लस ई मिलाएंगे, अब इसको बोलकर देखो, आई आई आई, तो देखो आई आई ई, तो क्या बनेगा? ए बनेगा, नहीं बनेगा? आई। तो ए किसका कॉम्बिनेशन है? ए प्लस ई का। अगर हमने इसमें ए प्लस ए मिलाया, क्या मिलाया? ए प्लस ए मिलाया, तो देखो उसको बोलो, देखो ए आ ए, देखो बन गया क्या? ए आ ए। अगर हम ओ की बात करेंगे तो ए में मिलाना पड़ेगा ऊ, छोटा ऊ, है ना, इसका छोटा ऊ बोलते हो। तो देखो उसको बोलो ए ऊ औ औ, ये तो औ तो है, देखो औ, तो रटना नहीं है, बोल के देखो। और जैसे हम ए में मिलाएंगे ओ, बोलना इसको, क्या बनेगा? ए ओ औ बनेगा क्या? औ, तो ए ओ। तो ये संयुक्त स्वर होंगे। तो ए बनेगा ए प्लस ई के संयुक्त से, ए बनेगा ए प्लस ए के संयुक्त से, ओ बनेगा ए प्लस ऊ के संयुक्त से, और ओ बनेगा ए प्लस ओ के संयुक्त से। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखने हैं। तो ये दीर्घ संधि स्वर जब आपस में मिल जाते हैं उसको सजातीय बोलते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? आपके संयुक्त स्वर हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और अगर मैं बात करूं दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मिलेगा। और भाई जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया ना, वो एक बार लाइक कर दो यार। आज तो कम से कम जितने हमारे व्यू होते हैं, ठीक है ना, तो उतने ही लाइक भी तो होने चाहिए यार। जब तक तुम्हारा इतना सपोर्ट मिलेगा तो पूरी हिंदी को ऐसा करा देंगे, मतलब इस बार वर्दी आपके तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांगता भी नहीं हूँ, ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ कि भाई आप ये कर दो वो कर दो, लेकिन कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी रखनी चाहिए। जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, तो उन पे आप जो ये लिंक होते हैं इसको प्लीज़ शेयर कर देख रहे हो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ तो। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये मैंने बताया आपको संयुक्त स्वर में जो ए है, ए जो है ए प्लस ई से बनता है, ए प्लस ए से बनता है, ओ ए प्लस ऊ से बनता है, और औ जो है ए प्लस औ से बनता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। एक आगत स्वर मैंने लिखा है यहाँ पर आ, तो ये आगत मतलब जो बाहर से आ गया है उसको क्या कहते हैं? आगत। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, है ना, आप देखो कैसे बोलते हो डॉक्टर, तो यानी कि डॉक्टर, तो ये डॉक ओक ओक है ना, तो डॉक, ये तो आगत स्वर पूछेगा। बताइए आगत स्वर कौन सा है? तो आप सीधा आंसर लगाएंगे भाई क्या है? ओ, और ओ के ऊपर ये बिंदी लगा देंगे। चांद बिंदी नहीं है, केवल एक बिंदी है, तो आगत स्वर होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट। अब पहला आया इसमें जीव के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो जो जीवा है इसके आधार पर हमने स्वरों को बांटा है कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। याद कर लीजिएगा, जीव के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया? 3 प्रकार से। पहला अग्रस्वर, जो जीव के अगले भाग से बोला जाएगा अग्रस्वर। जो जीव के पिछले भाग से बोला जाएगा उसको बोलेंगे पश्च स्वर। और जो जीव के मध्य भाग से बोला जाएगा उसको क्या कहेंगे? मध्य स्वर। तो अग्र, मध्य और पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। जो आगे से बोला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अग्रस्वर। याद कीजिए, अग्र, तो अग्र से बोलेगा अग्रीय। क्या याद रखेंगे? अग्र से अग्रीय, अग्रीय लिखो ना, क्या दिक्कत है? अग्र स्वर है तो अग्रीय, अग्रीय। तो देखो यहां पर जब आप अग्रीय लिखोगे तो इस अग्रीय में, तो अग्रीय से आपको पता लगे ये हो गए कौन से स्वर? अग्र स्वर। तो ई है तो छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें छोटी यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, और ये आ गया ए, अग्रीय में क्या आ गया? ए, तो यानी कि ये ए हो गया और ये आपका आई हो गया। तो अग्रीय से ये ध्यान रखेंगे, अग्रीय से क्या होगा? ई ए और ए हो गया। अग्र जो आपका बीच का हिस्सा है, मध्य भाग, उससे हमेशा एक ही वर्ड बनेगा, उससे हमेशा एक वर्ड बनेगा जिसका नाम होता है ए। आप बोलोगे ना तो आपको जीभ थोड़ी सी नीचे को दबी हुई दिखेगी, ए। और आपके यहां पर क्या होगा? जैसे अग्रीय में ई ए आई, और ए को हटा दो तो बचा क्या? आ, उ री, ओ और औ। ये सब क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। ये क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। शायद मैं समझा पाया। आप 2-3 बार इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। तो आप इसको देखेंगे। पहले क्या? अग्र स्वर, जो अगले भाग से बोले जाएंगे उसको क्या कहेंगे? अग्रीय। तो मैंने यहाँ पर मैं इसको नोट करा दूंगा। मैंने यहाँ पे ये एक छोटी सी, आप इसको ट्रिक ध्यान कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे अग्रीय। क्या लिखेंगे? अग्रीय, है ना,
इसको मैडम थोड़ा सा देख लेना, उसको नोट्स में ऐड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अग्र से अग्रीय होगा तो छोटी ई की मात्रा करेंगे, तो ई, बड़ी ई, ये ए और आई। मध्य स्वर में क्या जाएगा आपका ए, और इनको छोड़ देंगे आ, उ, ओ और औ, ये सब क्या कहलाएंगे आपके पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर 3 स्वरों की हमने यहाँ पर बात की। चलिए अब बात करेंगे मुख के आधार पर स्वरों की बात। किसके आधार पर बेटा, मुख के आधार पर, यानी कि मुंह के आधार पर, ठीक है ना। तो मुख के आधार पर प्यारे बच्चे हमने स्वरों को बांटा है 4 प्रकार से। 4 प्रकार से कैसे बांटा है, सबसे पहले बांटा है अगर हमारा पूरा मुंह खुल जाए, हमारा मुंह पूरा हो जाए ओपन, है ना। जैसे हम बोलते हैं आ, क्या बोलते हैं आ, तो यानी कि आ क्या हो गया, जब हमारा मुंह पूरा खुला। लेकिन आ के साथ साथ हमने देखा अगर हम कुछ और वर्ड बोलते हैं, हमने बोला ए, तो ए में हमारा मुंह आधा खुला, औ, ठीक है ना। जैसे लेकिन कुछ वर्ड बोले हमने उ, ई, हमारा मुंह खुल रहा है, बिल्कुल बंद सा है, बिल्कुल बंद सा है, उ, ई, तो ये क्या हो गए बंद। लेकिन हम इनको हिंदी की भाषा में बोलते हैं विवृत और संवृत, विवृत और संवृत। आप कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों हो जाओगे कंफ्यूज जब मैं हूं, ये देखो आपने कहा एक तो होगा क्या आपका संवृत, एक आपका क्या होगा विवृत, विवृत। अच्छा एक बात तो बताओ, विवृत, अच्छा एक बात तो बताओ आप मुझे, आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, ये विवृत है ना, आपने विवृत ऐसे बनाया ना वी, तो यहां से ये ओ बना लो, क्या बना लो ओ, वी में क्या बना लो ओ, और ओ से बना दो ओपन, क्या बना दो ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ। यानी कि जब आप किसी भी वर्ण को आप बोल रहे होंगे तो उस वर्ण को बोलने में जब आपका पूरा मुंह खुल जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, विवृत बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, विवृत बोलेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो विवृत में ओ से बनाएंगे ओपन, ओपन मतलब पूरा मुंह खुला हुआ। चलिए तो इसमें आपको 4 भाग इसमें हमने बांट दिए प्यारे बच्चे। पहला क्या देखिएगा, संवृत में पूरा मुंह बंद, संवृत है ना, व्रत के साथ यानी कि पूरा मुंह बंद, अर्ध संवृत यानी कि आधा मुंह खुला हुआ, विवृत मतलब इसमें ये बनाएंगे ओ से मतलब ओपन, पूरा मुंह खुला हुआ, और अर्ध विवृत मतलब आधा मुंह खुला हुआ। चल थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। अच्छा अब इसमें आप याद रखेंगे, पहले हम बात करते हैं संवृत की, है ना, संवृत की बात करेंगे। इसमें आप एक बात याद कर लेंगे, संवृत में एक जैसे एक वर्ड है, ये देखो यहाँ पे उ है और यहाँ पे ई है ना, ये क्या है संवृत में उ और ई। तो कुछ वर्ड बना लो जिससे आपको याद हो जाए, है ना। जैसे आप इसको बना सकते हो, क्या बना सकते हो भाई, है ना, इसको आप बना सकते हो। देखो गांव में ना चूहा होता है और चूहियां होती है ना, तो उसको बना लो आप चूई, क्या बना लो चूई, ये रहा चू और ये बना ई, है ना, चूई, है ना, बनेगी चूई। तो ये देखो यहाँ से क्या याद रखना है संवृत में, है ना, ये बना उ, तो इसके साथ बड़ा उ भी और ई, और ये बना ई। तो यानी कि जो संवृत होगा, संवृत में बना लो चुई, ठीक है ना, चुई, तो उ और ई। इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो भाई ट्रिक देखो कुछ भी बन सकती है, आपको जैसे अच्छा बन सकता है, सुई बना सकते हो, सुई है ना, उई बना सकते हो, उई है ना, जैसे हम बोल देते हैं ना गाँव में, अरे क्या कर रहा था, मैं तो उई जा रहा था, उई, तो ई, तो बड़ा उ और ई की मतलब है, हम ना क्या कह रहे हैं, हाँ उई चोट लग गई है ना, वही बात, हाँ उई, तो आप उई भी बना सकते हो। और देखो कितना अच्छा बन गया, तो ये तो अपने आप में बन गया भाई, वाह। देखो भाई हमारी मैडम जो है यहीं से इन्होंने पूरी ट्रिक बना दी, और हम कहाँ घूम रहे थे, देखो ये बन गया उई। तो संवृत में पहली ट्रिक बन गई आपकी, हटाओ इस चूही को भी हटाओ, इस चूही को हटा दो यहाँ से, हम बनाएंगे इसका उई, क्या बनाएंगे बेटा उई, ये ऊ और ई है ना, तो ये ऊ बड़ा ऊ ई, और ये किसे बनेगा संवृत, संवृत मतलब जिसमें हमारा मुंह बंद होगा। चलो हो गया, तो ये हमने ऊ ई और ई। आपने कहा आ मतलब पूरा मुंह खुला हुआ, तो यानी कि ओपन, तो आ इसमें आ गया, आ इसमें आ गया, ठीक है। तो यहां से कितने हो गए हमारे पास, ये रहा आ, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, 5 हो गए ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब तक, है ना। उई होगी, आ हो गया, ऊ ई, और इसके बाद आ गया आ। अब ध्यान रखना, अब हम बात कर रहे हैं ओपन में जो खुले हुए हैं ना, ओपन में जो खुले हुए हैं, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा ए, एक आएगा औ और एक आएगा ए औ ए, औवे, ए औ ए, औवे, कव्वे नहीं, कव्वे, ए औ ए, कव्वे बना लो, क्या दिक्कत है, कव्वे, क्या दिक्कत है ना, कव्वे। तो देखो ए, तो कै में ए आएगा, ए औ, और ये बन गया ए की एक मात्रा है इसमें ए, है ना,
ए को ऐसे दिखाएंगे कौवे, तो कौवे क्या होगा अर्धविवृत। बचा क्या भैया, आई बचा, क्या बचा बेटा, आई बचा और औ बचा, आई बचा और क्या बचा, औ बचा। तो दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों दोनों क्या होंगे अर्धसमर्थ। तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा इसमें, मैं तो आपको याद करा देता हूँ। समृत जहां मुंह पूरा बंद होगा, मुंह बंद होगा तो उई उ उ ई पूरा मुंह खुलेगा आ। अब उसके बात करेंगे वो होगा विवृत। अर्धविवृत की बात करेंगे तो हम याद करेंगे कौवे, तो क्या में ए आ गया, ए औ की मात्रा आएगी तो औ, और क्या आ गया बाद में ए, तो ए बचा आई और ओ, वो किस में आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा अर्ध समृत में। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से यहाँ से याद हो जाएगा। चलिए एक और बचा है इसमें हमें हमारे पास बचा हुआ है ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठों के आधार पर आपको दो प्रकार से बांटा जाता है। होठों के आधार पर आपको दो प्रकार से बांटा जाएगा। आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन 4 क्वेश्चन पूरे पूरे करके जाएंगे। तो दो प्रकार से क्या होगा, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। तो जब हमारे होठ व्रत की आकृति में हो जाएंगे, व्रत है ना, जैसे बोलेंगे ओ ऊ, तो जब हमारे होठ क्या हो जाएंगे व्रत की मुखी में, तो क्या बोलेंगे उसको व्रतमुखी। और जब हमारी होठों की आकृति गोल नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अव्रतमुखी। देखिए व्रतमुखी में क्या होगा, आप बोल के दे सकते हैं ऊ ओ औ। देखो ऊ ओ औ आ। इसके अलावा देखो ए, मुंह भाग रहा, पता नहीं कहाँ भाग रहा, ए ई दिख रहा है ना, ए ई आ है ना, ए और आई। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके आवृतमुखी में आएंगे, ठीक है ना। ये आपके किस में आएंगे, आवृतमुखी में आएंगे, ठीक है। इससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यार, ये आ तो हाँ तो आ तो गोल होगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ए आ नहीं होगा, बस ध्यान रखिएगा। 4 आएंगे ऊ ओ औ, कितने आएंगे 4, बाकी सारे किस में आएंगे, अव्रतमुखी में। चलिए ये आ तो आगत है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा था। चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी लो, जाति के आधार पर स्वर की भेद आ गए। तो मैंने कहा था सजातीय और विजातीय। जो एक ही जाति की हो, जैसे में क्या क्या है, ए आ ई उ, तो ये सब क्या हो गए, सजातीय। और ये क्या होंगे आपके विषम जाति के या संयुक्त स्वर, ए आई ओ और औ। तो इसमें आपको इतना कुछ नया नहीं था। अब इसमें कौन सा किसके हिसाब से बोला जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आप KTM, कंठ तालु ओष्ठ। देखो ए आ आप बोलोगे तो आपको यहाँ पर कंठ पे जोर पड़ेगा, ए आ कंठ, ई तालु यानी कि जीभ, तालु। ऊ हमने पढ़ा ओष्ठ आकृति पर ऊ, तो ओष्ठ से बोला जाएगा। और एक बात बताइए मुझे, आपने ए को बताया सर, जो ये ए होता है ना, जो सर ए होता है ना, इसमें ए प्लस ई होता है, बोलो हाँ है ना, ए ई। तो ए को तो आपने बोला कंठ से सर, किससे बोला, कंठ से बोला। ई को बोला किससे, ई को बोला आपने किससे, तालु से। तो कंठ प्लस क्या हो गया, तालु, तो क्या कहलाएगा आपका, तालव्य, कंठ तालव्य। क्या कहलाएगा, कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। ऐसे ही ओ को आपने क्या बोला सर, इसको बोला ए प्लस ऊ। आपने कहा सर इसको बोला हमने कंठ से, किससे बोला बेटे, कंठ से। ऊ को किसने बोला, ओष्ठ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। तो ध्यान हो गया ना, कंठ तालु ओष्ठ, फिर ये कंठ प्लस तालु तो कंठोष्ठ, और ये सॉरी ये क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, और ये क्या हो जाएगा आपका कंठोष्ठ, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी बोलने की आकृति पर हो गई। बताओ सारे समझ में आए कि नहीं है, एक बार फटाफट सा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहले भाई स्वर। देखिए हमने स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना, स्वर 11 होते हैं। इसमें हमने कहा हर्ष स्वर होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं 7, प्लुत स्वर होते हैं अलग से, छोड़ दो, उनकी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने कहा जो हमारे पास स्वर होते हैं, नहीं आप ऊपर चलो, आप व्यंजन पे आओ। उसके बाद हमने बताया कि जो हमारे पास बोलने के जो तरीके होते हैं, जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर 3 तरह के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अग्र में क्या होगा, अग्रीय मैंने बताया, ए आई। मध्य में क्या होता है, ए, बाकी सब किस में आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया कि भाई ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर 2 होते हैं, अव्रतमुखी और व्रतमुखी जहाँ आपके होठ गोल होते हैं, ओ औ। बाकी को छोड़ दो, किस में चले जाएंगे, अव्रतमुखी में आ जाएंगे। तो जीभ के आधार पर हो गए, ओष्ठ के आधार पर हो गए, फिर मुख के आधार पर कितने होते हैं, 4, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। विवर्त मतलब ओपन, ओ है ना। अर्धसंवर्त क्या, जो आधे खुले हुए होंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं इसमें संवर्त की। संवर्त में हमने क्या बताया सबको, उई ऊ ई, है ना, हो गया। फिर हमने कहा ओपन मतलब विवर्त में क्या आ गया, क्या आ गया, आ। अब आएंगे हम किस में, अर्ध विवर्त में, जो आधा मुंह खुला रहेगा, उसमें मैं आपको बताया कोवा। तो ए औ और क्या आया, ए,
है ना। अब बाकी किस में आ जाएंगे आपके अर्ध आपके समवृत्त में आ जाएंगे। उसके बाद हमने बताया सजातीय विजातीय। सजातीय एक जाति की जैसे ए आ ई और ए आ ई ऊ और ऊ। बाकी जो बच्चे वे कहाँ से हो गए आपकी विजातीय हो गए। संयुक्त मैंने बताया कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए प्लस ई से बनता है ए प्लस ए से बनता है आई। फिर हमने बात की किससे, ए प्लस ऊ से बनता है क्या ओ, और ए प्लस ओ से बनता है औ। ठीक है ना, ये हमने संयुक्त स्वर की बात की जिसमें आपके पास कितने थे बेटा, 4 थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, बस इतने। हाँ, ए आ आपके कंठ से बोले जाते हैं, ई आपके तालु से बोले जाते हैं, ऊ आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। लेकिन ए और ए आपके बोले जाएंगे कंठ प्लस तालु यानी कि कंठ तालव्य से। ओ और औ आपके बोले जाएंगे कंठ प्लस ओष्ठ से। इतनी बात हमने की है अब तक के लेक्चर में। ठीक है ना, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन बेटा पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को झकझोर करना पड़ेगा। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। सपने में सिर्फ वर्दी ही वर्दी होनी चाहिए। चलिए व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन मैंने बताया, व्यंजन वे होते हैं जो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। ये अपने आप में कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। आओ फटाफट करते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के, हमने यहाँ पे 4 प्रकार के बताए हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, और आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, 4। ये कितने होते हैं, 4। संयुक्त कितने होते हैं, 4। चलिए ऊपर देखेंगे तो कुल, जैसे हमने बताया आपको कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या हमने बताई, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ऐसे यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। तो स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ग हैं। एक बार देखना उसमें फ्रेम आ रहा है क्या। स्पर्शी व्यंजन कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो कचट तप इसको याद रख सकते हो, कचट कै च टे पे पे, कचट तप, है ना, कचट तप। तो कै वर्ग में क्या आएगा, कै वर्ग में क्या आएगा, तो कै वर्ग में आएगा आपका कै खे गे घे और डे। इसके बाद देखेंगे च छ जय झ और अई है। फिर ट वर्ग आएगा ट ठ डे ढ अणे। उसके बाद त वर्ग आएगा त थ द ध न, और प वर्ग आएगा प फ ब भ और मैं। तो ये हमने कुछ वर्ग बांट दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। तो हमने इसको बांट दिया। ये पूरा कै वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग। तो कचट तप कै च ट त पे। और इसमें आप एक याद रखेंगे, ये पूरा वर्ग बोला जाएगा। देखो KTM एक बाइक आती है, KTM बाइक, तो K T और M, KTM। K से बनेगा कंठ, T से बनेगा तालु, M से बनेगा मूर्धन्य, है ना। ये कंठ से, ये तालु से, ये मूर्धन्य से। और इसको बोलेगा आप दंत, और इसको बोलेगा ओष्ठ। तो दे, तो KTM दे, है ना। बोल देना पापा KTM दे, है ना। बोलेगा पापा कहेगा जा थप्पड़ मारो, नौकरी ले ले अपनी, अपना आप KTM ले लिए। पापा KTM दे, तो कंठ तालु मूर्धन्य, दे दंतोष्ठ, और ए क्या हो गया, ओष्ठ से, है ना। तो दंत और ओष्ठ। तो ये आपको याद हो गया, पूरा का पूरा वर्ग कहीं से बोला जाएगा, हो गया बेटा, कै चैट है, कचट तप, KTM दे, है ना। चलिए अब इसमें ध्यान रखेंगे, जो ये पहला, जितने भी पहला वर्ग के ये अक्षर होते हैं कै चैट तय पे, इनको हम दुग्ध अक्षर बोलते हैं, या दुग्ध व्यंजन बोले जाते हैं। और जबकि आखिरी वाले जो अक्षर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ये हमने कहीं लिखा नहीं है, ये हमने कहीं लिखा नहीं है, हाँ लिखा है। स्पर्शी व्यंजन की कितनी, ये सारे स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन कुल कितने हुए बेटा, स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई, 25। कुल व्यंजन कितने हो गए, ये 25 व्यंजन हो गए हैं। चलेंगे आगे। चलिए डे और ढे, ये आपको डे और ढे दिख रहे हैं, एक बार इन पे बिंदी लग जाएगी तो यानी कि एक ही वर्ण ये 2 तरह से काम करता है। इसको बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलते हैं इसको, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि 2 तरह से काम करते हैं, एक बार बिंदी के साथ, एक बार बगैर बिंदी के साथ। तो डे और ढे पूछे, बताइए उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो डे और ढे, ढपली वाला, है ना, ये 2 व्यंजन होते हैं। इसके बाद हमने बताया 25 आपके हो गए हैं क्या, स्पर्शी व्यंजन हो गए। स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए, 25। अंत्यस्थ, जो अंत्य मन से बोले जाते हैं, ये रे ले वे, लव। आप प्यार करते हो ना, तो अंत्य मन से करते हो, लव, है ना, प्यार। तो ये रहा लव। देखो यहाँ भी लव एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये रे ले और वे, ये क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलेंगे ऊपर थोड़ा सा, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, बट एक बार अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, एक बार लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। ये और वे आपके क्या कहलाते हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके अर्ध स्वर यानी कि आधे स्वर है। जैसे जैसे आपने लिखा लताएं, तो इसमें क्या आया, ये आ गया ना, ये तो आप लताएं को ये भी लिख सकते हैं। देखो आधा स्वर बन गया, नहीं बन गया, तो लताएं, है ना। जैसे कुआं, देखो एक वर्ड आप लिख सकते हो, कुआं बहुत याद आ रहा है आज। एक्चुअली में मैंने वो देख लिया था, एक वो उसमें उसका ससुर कुआं होता है, मेरी बहू रजनीकांत, 1-2 एपिसोड देख लिया मैंने उसके, तो ये कुआं वहीं से याद आ रहा है ना, ये आ गया कुआं। देखो इसमें क्या आया, वे, आप इसको लिख सकते हो कुआं। क्या लिख सकते हो, कुआं। तो ये आधे स्वर का काम करता है, वे और ये क्या करता है,
आधे स्वर का काम करता है प्यारे बच्चे। तो य रे ले वे में आपको पता लग गया ये और वे आधे स्वर का काम करते हैं। अब 2 बचे रे और ले। चलो ऊपर चलेंगे तो रे होता है प्रकंड। आप जब रे बोलोगे ना, रे आपकी जीभ ऐसे लपेटे खाएगी, रे है ना, रे बोलोगे तो लपेटे खाएगी, तो क्या होगा, लुंठित या कंपित। लुंठित या प्रकंपित वर्ण क्या कहलाता है आपका, रे कहलाता है। और ले कहलाता है आपका पार्श्विक। क्या कहलाता है, रे ले आपका पार्श्विक, ठीक है ना। तो ये रे ले वे अंतस्थ, ये और वे आधे स्वर, रे क्या होगा प्रकंपित लुंठित, और सॉरी रे क्या होगा लुंठित या प्रकंपित, और आपका ले होगा वो क्या कहलाएगा आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। तो ये अंतस्थ व्यंजन की बात हो जाती है। चलेंगे ऊपर थोड़ा सा। आप लोगों का प्यार ऐसे बने रहेगा, ठीक है ना। माता पिता आपसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार मेरे बच्चे को वर्दी मिलेगी, और थोड़ा बहुत अगर सहयोग हमारा भी होगा तो एक बार हमें लाइक और शेयर से बताइए कि हाँ सर बिल्कुल आपका सहयोग थोड़ा बहुत है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम भी आपके हिस्सेदार बन सके, ठीक है ना। बात करेंगे लास्ट का, उसमेय तथा संघर्षीय व्यंजन, ठीक है ना। तो उसमेय संघर्षीय व्यंजन बेटा कभी कभी इनको लिखने का भी आ जाता है। तो ये सलजम से स्टार्ट होगा, सलजम ले आए आप, सलजम, इसका पेट पाड़ दिया तब से बस, और है याद रखो। सलजम आएगी सबसे पहले, उसका पेट पाड़ोगे तब आएगा शय। तो ये इनका कभी कभी ये क्रम भी आ जाता है, शय 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 है। तो ये उसमें व्यंजन है, यानी कि इनको बोलने में आपके मुंह से गर्म हवाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी, गर्म हवाएं निकलेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, उसमें या संघर्षी व्यंजन। शय बोलो, देखो नाग जैसी आएगी, नागिन जैसी शय, ठीक है ना। तो ये क्या आएगी आपकी गर्म हवाएं आएंगी, इसलिए से उसमें व्यंजन भी बोला जाता है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4। ये होता है आपका, जैसे आप श्री बनाते हो ना श्रेय, तो ये श्रेय ये अक्षत्रिय बोलते हो, इसको त्रिशूल बोलते हो, इसको ज्ञानी बोलते हो। तो ये सारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि अपने आप कहीं से नहीं आए, इनको 2 व्यंजनों को जोड़कर एक नया व्यंजन बना दिया गया। पहले जैसे हम बात करेंगे श्रेय की, ये रहा हमारा श्रेय, ये रहा हमारा श्रेय। तो श्रेय, तो देखो उसको बोलो ना श्रेय, शय है, श्रेय श्रेय श्रेय, तो बड़ा शय हलंत और रे, श्रेय, रटना कुछ भी नहीं है, याद देखो श्रेय, शय है श्रेय। फिर क्या आया अक्षत्रिय, आप इसको बोलते हो अक्षत्रिय, अक्षत्रिय कै और शय, ध्यान रखना, अक्षत्रिय कै और शय। फिर क्या आएगा आपका, ये आएगा त्रय, तो ये लो भैया तैर है त्रय, बस ये पहले वाले के साथ हलंत आएगा क्योंकि आधा होता है, इसमें रे जुड़ गया। और ये आ गया ज्ञानी, ज्ञानी तो आप हुई, तो ये होता है जय प्लस अये से मिलकर बनता है ज्ञानी, ठीक है ना। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। शय श्रेय बनेगा, कैश है कक्ष बनेगा, तैर है त्रय बनेगा, और जय प्लस अये क्या बनेगा, ये बेटा इसके नीचे हलंत, हलंत लगा लेना, तो सब हलंत के साथ आते हैं, ये बनेगा अये। तो कुल व्यंजनों की संख्या अगर मैं आपसे कहूँ तो कुल व्यंजनों की संख्या मेरे पास कितनी होगी भैया, हमारे पास 25 तो हो गए हमारे पास। अब मैं कुल व्यंजनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 33। मैं बात कर रहा हूँ कुल व्यंजन, शब्द पर ध्यान देना, कुल व्यंजनों की संख्या, कंफ्यूजन होना है। तो 25 तो स्पर्शी हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, और 4 हो गए संयुक्त। तो कुल व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 37। कितनी आ गई, 37। तो 37 आ चुकी है। देखिए मेरी बात समझिएगा, आपके पास अगर हम बात करेंगे स्वर की, तो स्वर कितने आ चुके हैं, 11। अयोगवाह कितने आ चुके हैं मेरे बच्चे, अयोगवाह 2, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की स्पर्शी, स्पर्शी कितने आ गए, 25। फिर अंतस्थ आ गए 4, ऊष्म कितने आ गए 4, संयुक्त कितने आ गए 4। कितना हिसाब किताब हो गया भाई, 11 + 2 13, 13 और 15, 13 और 25 38, 13 25 38 होते होंगे, 38 + 4 कितने होंगे भाई, 42, 42 और 4 46, 46 और 4 कितने होंगे 50। सर 2 रह गए, बिल्कुल रह गए भाई, उच्छिप्त व्यंजन डे और डे, 2 हो गए उच्छिप्त, उच्छिप्त 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 कितने होंगे बेटा, 2। तो कुल वर्ण कितने होंगे, 52। ये रहा पूरा हिसाब किताब। मानक रूप में कितने हैं, 4 स्वर हैं। अगर बात करेंगे कुल व्यंजनों की संख्या, तो 25 + 4 + 4 कितने होंगे, 33 कितने होंगे बेटा, व्यंजन होंगे। मैंने आपको एक एक हिसाब किताब करके बता दिया। एग्जाम में आएगा कुल स्वरों की संख्या 11, कुल व्यंजनों की संख्या कितने होंगे, कुल व्यंजन होंगे 33, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये मैंने कुल हिसाब बताया आपको, 37 यहाँ से हो गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो वर्णमाला में कुल अक्षर कितने हो गए, 52 हो गए। इसमें स्वर 11 हो गए, अयोगवाह 2 हो गए, उच्छिप्त 2 हो गए, 37 हो गए कुल व्यंजन। ये बेटा कुल व्यंजन है ना, जो मैंने आपको बता दिए। वैसे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। तो ये आपके पास 52 यहाँ से आ जाते हैं आपके वर्ण। चलेंगे आगे। अब थोड़ा सा और रह गया, जो व्यंजन है ये आपको श्वास के आधार पर, अब जब आप सांस लेंगे तो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होता है जिसको बोलने में कम समय लगता है, कम वायु लगता है। तो जैसे हमने पूरी सीरीज बताई थी आपको, है ना, पूरी सीरीज बताई थी। तो इसका पहला, तीसरा और 5वां क्या होते हैं, देखो मैं यहां बना देता हूं। ये कै, चे, टे, तय और ये पे। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लेना, चौथा और ये 5वां।
ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना। तो ये मैं सारा कुछ लिख के बताता हूँ, ये कै खे गे घे और ये डे, चे छे जे ये टै टमाटर ठे ठटेरा ढे डमरू ढे डपली अने खाली। वो भी क्या दिन थे जब याद रखते थे, है ना। तै तख्ती थे थर्मस दे द्वात धै धनुष नै नल नै नल पै पतंग फै फल बै बत्तख भै भगत और ये मैं मच्छी, ऐसे हम याद किया करते थे, है ना। चलो खैर, तो इसने क्या कहा, जिनको देखो भाई प्राण होते हैं, इंसान में प्राण आते हैं, प्राण आएंगे या जाएंगे, है ना। तो इंसान में अल्प प्राण महाप्राण, याद रखो। ये अल्प पहले जिएगा फिर मरेगा, फिर जिएगा फिर मरेगा, तो अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन सा होगा, पहला, यानी कि सारे पहले, तीसरा एक छोड़ के और ये पांचवा, ठीक है ना। ये सब क्या होंगे, अल्प प्राण। इसके साथ साथ जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे, ये रे ले वे, देखो देखते हैं, जाओ कहाँ लिखा, ये रहा अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम वायु लगती है। तो जितने स्वर होंगे ऐसे लगा कर गया तक सारे के सारे अल्प प्राण होंगे। इसके बाद 1, 3 और 5 पूरे के पूरे अल्प प्राण होंगे। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन जितने होंगे ये सब अल्प प्राण होंगे। दोबारा रिपीट करेंगे, अल्प प्राण क्या क्या होंगे भैया, सारे के सारे स्वर होंगे, पहला तीसरा पांचवा वर्ग अल्प प्राण का होगा। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। इसको छोड़ दो, बाकी जो बचे सब महाप्राण। कौन कौन से बचे, सेकंड फोर्थ ऊष्म व्यंजन, सेकंड फोर्थ और ऊष्म व्यंजन, ये रहा सेकंड फोर्थ और ऊष्म व्यंजन, सारे सारे क्या होंगे, महाप्राण होंगे। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आते हैं कंपन करने के आधार पर। तो कंपन करने के आधार पर मेरे बच्चे दो तरह से बांटेंगे, अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी बोल दिया जाता है। तो अघोष क्या होता है, इनको बोलने में तंत्रियां कंपन नहीं करती, मतलब कोई कंपन ही नहीं होता यार, तो है ना। तो घोष अघोष, अघोष में पहला और दूसरा आ जाता है, पहला और दूसरा, यानी कि कै चे टे ते पे खे झे डे धे और फे, ये आपके आ जाते हैं किसमें बेटा, ये आते हैं आपके अघोष में। इसके साथ साथ आपके जितने भी उसमें व्यंजन होंगे, उसमें व्यंजन में आपके कितने होते हैं, 4, लेकिन उसमें से है नहीं आता, उसमें से क्या नहीं आता, है नहीं आता। तो इसमें आपका पहला दूसरा के साथ आएगा शय शय शय। अब बोल के देखो ना, शय 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 शय, कुछ मुंह में से आपके कंपन कै खे, कै बोलो और गे बोलो, कै गे, तो कंपन होगा आपको गे के बाद। शय 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 है बोलो, कंपन होगा। तो शय 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 कोई कंपन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सेकंड थर्ड शय शय है आपका किस में आ जाएगा, आपका ये आएगा अघोष में। चलेंगे इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके साथ साथ सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और अंतस्थ व्यंजन में क्या आ जाएगा, है, और सारे के सारे जो स्वर होंगे ए आ ई उ ऐ, तो आपकी स्वतंत्र कंपन होगी, सब आपके क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। दोबारा रिपीट करेंगे सघोष और घोष को, पहला और दूसरा, इसके साथ साथ पहला और दूसरे साथ साथ से है आपके क्या होंगे, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा, इसके साथ साथ है और ये रे लेवे, कहाँ गया भाई हमारा, ये रहा अंतस्थ, ये रे लेवे। इसके साथ साथ सारे सारे स्वर क्या होंगे आपके, घोष या सघोष होंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा मैंने एक चार्ट वो बना दिया, देखो ये अच्छा है, ये उच्चारण स्थान। तो कै वर्ग पूरा कंठ से बोला जाएगा, मैंने बताया था कचट तक। केटीएम दे, तो के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, दे से दंत और ऐसे ओष्ठ, ठीक है ना। अब कै वर्ग के साथ साथ हालांकि मैं आपको बता चुका ए और आ भी, ए और आ किससे बोले जाते हैं, कंठ से। ई किससे बोले जाते हैं, तालु से, है ना। ऊ किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से, ठीक है। चलिए इसके बाद अब इसमें एक वर्ड आता है, अब आपके पास दिक्कत आई, से है, ये किससे बोले जाएंगे, ये रे लेवे किससे बोले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ए आ आहा, क्या बोलेंगे, आहा आहा, तो है किससे आ जाएगा, ए आ तो आपको पता है कंठ से बोले जाएंगे, तो आहा किससे आ जाएगा, आपका कंठ से आ जाएगा। फिर आपको बोलेंगे यस, है ना, तो यस है बड़ा से, यस है ना, बोलते यस, तो यस वी कैन डू, तो चे वर्ग आ गया, ई आ गया था और यस आ गया, यस है। तय वर्ग में आपका री का री से आ जाता है, और यहाँ पे आपको री मिलेगा ना रे, तो यहाँ पे आएगा आपका रस, ये पेट पटा से, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना है, ऋषि का पेट पटा से, ठीक है ना। तो री रे, तो री आ गया री का और ये आ गया शय, तो ऋषि वाला रे और शय आ गया। इसके बाद आगे दंत से क्या बोला जाता है, दंत से बोला जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्या, देखो दांतों से आप खा जाते हो इंसानों को ना, लाश बना देते हो, लाश, तो बस ध्यान रखना छोटा से आएगा, तो ले और से, दांत से लाश, LS लाश, ठीक है ना। तो लस्सी ले आओ, लस्सी लो, बन गया लस्सी, अरे यार हो गया, ये लो लस्सी,
दांतों से चबा चबा के पीना, तो लस्सी आप लिखोगे भी ऐसे, तो ले और से बन गया लस्सी, ठीक है। अच्छा, पै वर्ग में आ गया, ऊ आ गया पै वर्ग, और वे थोड़ा वे को ध्यान रखना, ये आएगा आपका दंतोष्ठ से, वे किससे आएगा, दंतोष्ठ से, ठीक है ना। तो ये से यस तालु है कंठ और वे दंतोष्ठ और पेट पटाश है और रे ऋषि के साथ आएगा और लस्सी आएगी आपकी दांतों से खाने के साथ, तो ये आएगा दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी बेटा व्यंजन की। अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक बार यार लाइक और शेयर जरूर कर दो, थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करो अपने गुरुजी की, ठीक है ना, क्योंकि तारीफ करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि यार थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम इतना काम कर पाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ गए। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा, अल्पप्राण यानी कि जो कम बोला जाएगा, अल्पप्राण कौन सा होगा, पहला, तीसरा और पांचवा, सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन ये रे ले रे सब क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। चलो तो ऑप्शन देखते हैं, ख गे गे और ढे, तो अल्पप्राण देखो कै खे गे, यानी कि पहला तो कोई था नहीं इसमें, तो तीसरे वाला आएगा कौन सा आएगा, गे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, मैंने क्या कहा, सघोष को ही आप घोष बोलते हो, तो तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होंगे, सारे के सारे स्वर भी क्या होंगे, घोष होंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर दिया गया है जय कै टे और चे, घोष आपको पता है भाई, कै तो पहले वर्ग में आ गया है ना, चे भी पहले वर्ग में आ गया, टे भी पहले वर्ग में आ गया, क्या और जय आएगा तीसरे वर्ग में, किस में आएगा, जय आएगा तीसरे वर्ग में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, जब एक से अधिक वर्ण मिल जाएंगे तो एक से अधिक वर्णों के मेल को ऑप्शन के हिसाब से क्या कहेंगे, स्वर नहीं कहेंगे, अक्षर नहीं कहेंगे, व्यंजन ही कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यंजन ही कहेंगे। तो वैसे एक से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन शब्द हमारा ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। चलेंगे व्यंजन कहेंगे, क्योंकि क्या लिखोगे तो क्या में ए मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, व्यंजन ही कहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। ई चे छे जय झय अय आदि का उच्चारण किससे होता है, आपको पता है, कचट तप टे, तो पापा केटीएम, टी आएगा तालु, क्या ना, केटीएम तालु, तो ताला वैसा आ जाएगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो आपको पता है ये आते हैं कचट में, है ना, कै चे टे नहीं, क्या है, सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। अच्छा मतलब ये वर्ग दिए हैं इसने, ये कोई वर्ग दिए हैं, तो पूछा स्पर्शी व्यंजन, आपको पता है 25 होते हैं, तो देखो आपको पता है भैया ये क्या आ गया, रे आ गया, रे तो नहीं आएगा, ये तो अंतस्थ व्यंजन का आ गया। यहाँ पर यस है, किसमें आ गए, ये भी आप ये आपका आ गया किसमें, अंतस्थ में, और से आ गया आपका उस व्यंजन में, हटा दो, कै चे टे नहीं है, पे है, हाँ, और दे है, तो कै चे टे पे दे, यही आपकी किसमें आएंगे, आपके स्पर्श में आएंगे। इसमें ये से किसमें निकल जाएगा, आपका उस व्यंजन में निकल जाएगा। चलेंगे आगे। सभी महाप्राण वाला कौन सा वर्ग है, महाप्राण यानी कि जिसमें बोलने में ज़्यादा ताकत लगे, है ना, महाप्राण, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें कौन सा होगा आपका, सेकंड और फोर्थ आपका क्या होगा, महाप्राण होगा, सेकंड और फोर्थ क्या होगा आपका, महाप्राण होगा। शय 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 है ना, शय 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 है आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। आओ देखते हैं, तो महाप्राण आपका देखते हैं सेकंड और फोर्थ, तो ये कै पहले में आएगा, खे दूसरे में आएगा, ठीक है ना, चे छः भी दूसरे में आएगा, टे और ठे ये मिल गया दूसरा, तो खे जय और ठे किसमें होगा, आपका महाप्राण में आएगा। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है, स्वर्ग है, क्या है, स्वर है। हर्ष कितने हैं, 4, हर्ष कितने हैं, 4, दीर्घ कितने हैं, 7, काम खत्म, 7 और 4 11। चलेंगे आगे। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि उत्तरी। देखो स्पर्श व्यंजन आपको पता है, आओ स्पर्श व्यंजन, तो अब ऑप्शन देखो, सारे स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल है जी। कंठ से सारा पूरा जो क्या वर्ग है, कंठ से बोला जाएगा, बिल्कुल कंठ वाले भी सारे हो गए। इसके बाद अघोष पता है आपको, पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष, चलो जी इनका काम हो गया खत्म, है ना। अघोष के साथ साथ महाप्राण आपको पता है, पहला क्या होता है अल्पप्राण, दूसरा क्या होता है महाप्राण, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, खे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा दिए टोटल। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, आपको पता है जिनको बोलने में ज्यादा गर्म होने निकलेगी, शय 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 है, तो शय 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 है आपका क्या होगा, आपका ऊष्म व्यंजन होगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, जिसमें केवल श्वास का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं हम क्या, अघोष, क्या कहते हैं, अघोष कहा जाता है, ठीक है। चलेंगे आगे, यानी कि जिन पर आपकी इंद्रियां कंपन ना करती हो, है ना। ये रह क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन को बहुत, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलेंगे आगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो आपको पता है अनुस्वार जो है हमेशा किसका काम करता है, अनुस्वार मैंने आपको कितने बताए, 2 बताए थे ना। कौन कौन से अनुस्वार थे आपके, पहला अनुस्वार आपका था अंक्यंगूर और विसर्ग, तो ये हमेशा आपका विसर्ग जो है आपका काम किसका करता है, पंचम अक्षर का करता है, डे अय अणे, ठीक है ना, तो पंचम अक्षर काम करता है। और यहाँ पर आप अनुस्वार
किसका कार्य करता है, तो स्वर का बिल्कुल मत लगा देना, चंद्र बिंदु का मत लगा देना, विसर्ग का मत लगा देना। हमेशा अनुस्वर किसका काम करता है, ये काम करेगा हमेशा किसका, पंचम अक्षर का, पांचवा अक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, आपको पता है ए भी बनता है, ओ भी बनता है, ऊ नहीं बनता है, ऊ नहीं बनता, तो यानी कि ये संयुक्त स्वर नहीं है। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, आपको पता है दंत है ना, दंत और ओष्ठ है ना, दंत ओष्ठ, तो यानी कि कै चे टे तय, तो यानी कि तय वर्ग पूरा का पूरा किससे बनता है, दंत से बनता है। तय, तय तख्ती, थे थर्मस, दय द्वात, धय धनुष, नैनल, तो यानी कि ये दोनों तो आगे, तय और दय आगे। अब तुम्हें लय से और से ये से उठाना है, आपको पता है लस्सी दांत से काटती थी तो लय आ गया, और यस यस वी कैन डू, तो ये किससे बनता था, तालू से बनता था, किससे बनता था, तालू से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलेंगे आगे, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो विसर्ग तो आपको दिखाई दे रहा है ये नी स्पर्श है ना, सॉरी हाँ नी स्पर्श है। चलो आगे, कौन सा वर्ण स्वर है, स्वर कौन सा है भाई, क्या बात कर रहे हो यार, इसमें कोई है ही नहीं, तो ए हो गया, काम खत्म हो गया। चले आगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ना, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो यहाँ पे ध्वनि दी गई है, तो ध्वनि ही सार्थक लघुत्तम इकाई होगी, वर्ण नहीं दिया तो ध्वनि होगी। चलेंगे आगे, इसमें से आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ से सारे आ जाएंगे। इसमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, जिसको बोलने में कम सांस लगता हो, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला इसमें आपको च दिखाई दे रहा है, क्योंकि ख दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है ना, फै दूसरे नंबर पर आ गया, थे आपके चौथे नंबर पर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे आगे, इसमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन पूछा है कौन सा नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन आपको पता है इसमें यह नहीं है, क्योंकि यह क्या है आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन है। चलेंगे आगे, शय ध्वनि का उच्चारण स्थान, यश यस यस यस, यानी कि के टी तालु से होगा, तालव्य से होगा, तालव्य से होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे आगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, मैंने बताया था पार्श्विक और लुंठित, जब आपकी जीभ पर कंपित करेगी वो होगी लुंठित, और लय को बोलते हुए क्या कर देंगे, और रे 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 बोलोगे तो जीभ लपेटे मार रही है, तो वो क्या हो गया, पार्श्व लुंठित, लेकिन इसने क्या पूछा, पार्श्विक, तो है ना, तो यह और वह तो क्या हो गया आपके अर्धस्वर हो गए, है ना, रे क्या हो गया, लुंठित हो गया, और लय क्या हो जाएगा आपका, पार्श्विक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लय हो गया आपका पार्श्विक। चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन आपको पता है 4 ही होते हैं, और यहाँ पे पेट पटाशय नहीं होगा, क्योंकि ये तो उष्म व्यंजन है। चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है, ये वेरिएबल संवर्त मतलब जिसमें पूरा मुंह बंद रहता है, उई उई, देख लो उई में क्या आ रहा है, उई में ई आ रहा है, काम खत्म, उई काम खत्म। चलेंगे आगे, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो के टी एम, यानी कि कै चे टे, टे वर्ग पूरा मूर्धन्य है, टे देख लो, टे आ रहा, टे ठे डे डे, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। चले आगे, बै ध्वनि कैसी है, आपको पता है बै ध्वनि कैसी है, बै तो देखो पूरा देख लो, बै होठ चल रहे हैं, ओष्ठ है ना, पै में आता है, पै फै बै भै में सब क्या आते हैं, ओष्ठ, तो ओष्ठ ध्वनि होगी, ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग से कौन सा बना, दोबारा रिपीट हो गया, चलो आगे नेक्स्ट चलेंगे, तो तालव्य व्यंजन कौन से बताए, कंठ तालु, कै चे, तो पूरा च वर्ग आपका क्या होगा, तालव्य होगा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोष नहीं है, घोष नहीं है, यानी कि आपसे पूछा रहा है सघोष नहीं है, सघोष के लिए घोष भी आ जाते हैं, यानी कि आपसे पूछा है अघोष, क्या पूछा आपसे, अघोष, तो अघोष क्या होगा, पहला और दूसरा होगा अघोष, पहली बात तो ये होगी, पहले दूसरे के साथ साथ पहला और दूसरे में देखना क्या रहा है, पहले और दूसरे में तय आएगा, तय वर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, तो ठीक है ना। चलिए, तो आज अच्छा और भी क्वेश्चन है क्या, चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, आराम से बता दोगे, पेट पटाशय नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, तो स्पर्श संघर्षी कौन सा होगा आपका, जय होगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन आपका जय ही है यहाँ पर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, मैंने बता दिया 33 होती है। अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो आपको पता है 6 किसके अंदर आता है आपका, संयुक्त वर्ण होगा, क्या होगा आपका, संयुक्त वर्ण, जो आपका कै प्लस पेट पटाशय से मिलकर बनता है। चलेंगे, गै वर्ण को किसका संयुक्त से बनेगा, तो जय प्लस आई है, जय प्लस आई है, ध्यान रखिएगा, देखो जय प्लस आई है, क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हलंत होना जरूरी है। अघोष वर्ण कौन सा है, आपको पता है पहला और दूसरा अघोष होता है, तो पहला और दूसरा में आपको क्या मिलेगा, स मिलेगा, नहीं हाँ स, क्योंकि स अघोष ही है, ठीक है ना, आपको पता है पूरा जो ऊष्म होता है सरफरा अघोष में आता है, ठीक है। चलेंगे, क्योंकि है में तो आपका सघोष हो जाएगा। चलिए, आज हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम विराम चिन्ह की बात करेंगे। आज काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, इस सपोर्ट के लिए थैंक यू, और आप लोग प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, इसको है ना जितने भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, इसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि मयंक सर को जितना प्यार देंगे आप, उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वर्दी इस बार चाहिए, थैंक यू, जय हिंद।